आई होप क्लियर दिख रहा है, थोड़ा ब्लर लग रहा है। ठीक है, तो टॉबिन क्या बता रहे हैं, टॉबिन बोल रहे हैं कि अगर बॉन्ड में, अगर होल्डिंग बॉन्ड हमें इंटरेस्ट कम मिले, लो इंटरेस्ट मिले, तो कैश रखने का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर कैश और बॉन्ड में ट्रेड ऑफ है और जो बॉन्ड हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो बहुत कम है, तो हम बहुत कम लूज़ करेंगे कैश रख के, क्योंकि बॉन्ड रख के उतना फ़ायदा हमें नहीं हो रहा है। जैसे कैश रख के जो हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान क्यों होता है, क्योंकि हमें बॉन्ड में रिटर्न मिलता है, बट अगर बॉन्ड पे उतना रिटर्न हमें नहीं मिल रहा तो कैश रखने से हमें उतना कुछ खास नुकसान नहीं होगा। इस केस में जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश होगा वो स्मॉल होगा। होल्डिंग कैश ऑफ होल्डिंग जो, अरे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश होगा वो स्मॉल होगा। और इंडिविजुअल सोचेंगे चलो ठीक है, थोड़ा ही बहुत रिटर्न मिल रहा था, हम कैश ही रख लेते हैं ताकि हम इनकन्वीनियंस को अवॉइड कर सकें, या जो फ्रीक्वेंट एक्सपेंस होता है बॉन्ड से कैश में कन्वर्ट करने की, उस फीस को बचाने के लिए हम कैश में ही रखें, क्योंकि बॉन्ड पे उतना रिटर्न तो हमें मिल नहीं रहा है कि नहीं। वहीं पे अगर बॉन्ड पे रिटर्न हमें ज़्यादा मिलने लगे तब कैश रखना हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो चाहेगा उसको ज़्यादा रिटर्न मिले, कैश पे तो उससे कुछ नहीं मिल रहा, तो होल्डिंग कैश उस समय ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए हायर जब इंटरेस्ट रेट होता है तो लोग वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बॉन्ड को कैश में बदलने का, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो लोग देने के इच्छुक हो जाते हैं। जब रिटर्न कम रहता है तब वो उतना नहीं देना चाहते कि ये कौन झंझट लेगा, ट्रांजैक्शन कराओ, चेंज कराओ, बैंक जाओ, ये सब करो, इसे छोड़ो कैश रखो। लेकिन अगर इधर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने लगेगा तो लोग सोचेंगे नहीं नहीं, हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट देंगे, हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम सिर्फ कैश रखेंगे और बॉन्ड नहीं रखेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो टॉबिन क्या कहते हैं, टॉबिन हमें क्या शो कर रहे हैं, द शेयर ऑफ कैश इन टोटल transaction balance is inversely related to the interest rates on bond। बॉमल टॉबिन दोनों ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में जिक्र किया है, उसके बाद स्पेकुलेटिव डिमांड पे भी टॉबिन ने बात किया, उस पर हम आएंगे। पहले ट्रांजैक्शन वाला ख़त्म कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं। अब ये जो आइडिया है इसको फॉर्मुलाइज करेंगे, मतलब इस आइडिया को फॉर्मल आइडिया में कन्वर्ट करेंगे। तो टॉबिन ने क्या बोला है, बॉन्ड को एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैश इंट्रोड्यूस किया है। दोनों बॉन्ड और कैश एक किसी भी एक पर्सन के टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस के पार्ट है, टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस के पार्ट है। लेकिन दोनों आपस में, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि जो कैश है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है, मीडियम ऑफ पेमेंट के लिए यूज़ होता है, डायरेक्ट पेमेंट के लिए यूज़ होता है, जबकि बॉन्ड हम डायरेक्ट पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बॉन्ड हमें इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्न करके देता है, जो कैश नहीं देता। ये दो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तब जब हम टोटल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट फंक्शन जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे कि हर बार जब कोई इंसान बॉन्ड से कैश पे एक्सचेंज कराने जाएगा, मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी को कैश और बॉन्ड के बीच में वो एक्सचेंज कराएगा, कुछ कैश रखेगा, कुछ बॉन्ड पे कन्वर्ट करेगा, तो उसका कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा, उसका कॉस्ट फंक्शन बनेगा कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है। ए है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन, बैंक फी मान लो। बी क्या है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, जो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये कितना हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और एक्स का है हमारा, वो अमाउंट है जिससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं।
ये कॉस्ट क्या है, ये जो कंटिन्यूसली बॉन्ड से हम कैश में कन्वर्ट करते हैं, ये उस केस में हम यूज़ करते हैं। ये टोटल कॉस्ट जब हमें देखना हो उस केस में, तो हमने देखा कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। अब कॉस्ट के बाद हमें देखना है टाइमिंग। तो हाँ, अब टाइमिंग, नेक्स्ट टॉबिन ने क्या किया कि टाइमिंग ऑफ इंडिविजुअल इनकम और स्पेंडिंग पे बात किया कि स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड, मतलब कह लो कि हर महीने का पहला, ब्लर तो नहीं, हर महीने का पहला दिन समझ लो, बिगनिंग ऑफ मंथ समझ लो, पर्सन को अपना इनकम मिला वाई, ठीक है। अब उस वाई को उसने इवनली स्पेंड किया, मतलब एक महीने के समय में उसने अलग अलग खर्च किया, जब तक कि वो पूरा ख़त्म ना हो जाए एक महीने के एंड में, फिर उसको नई सैलरी मिलेगी। तो हम टाइम ले लेते हैं इज इक्वल टू 1, एक महीने की बात है। अब जो टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस है, मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो अवेलेबल है स्पेंड करने के लिए एक समय में, वो समय है हमारा टी। माने उसके पास, एक बार फिर से देख लो कि एक महीने में इतना इनकम आना है, हमारा टाइम पीरियड 1 है। जो टोटल ट्रांजैक्शन होगा हमारा इस पूरे महीने में, तो जैसे पैसा आएगा फिर धीरे धीरे पैसा खर्च होगा और महीने के अंत में वो पैसा ज़ीरो हो जाएगा, है ना। फिर अगले महीने फिर पैसा आएगा। तो जो हमारा टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस होगा, जो टोटल अमाउंट अवेलेबल होगा स्पेंड करने के लिए टाइम टी में, इस पूरे टाइम टी में, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन बैलेंस वही होगा बाई 1 माइनस टी। इस इक्वेशन में सिंपली हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा टी ज़ीरो हो जाए तो सारा का सारा जो इनकम है वो पर्सन के हाथ में पूरा इकट्ठा, मतलब टी ज़ीरो शुरू हो रहा है, जब टी ज़ीरो हमारा शुरू हो रहा है, महीना का शुरू का दिन स्टार्ट हो रहा है, तब पूरा का पूरा पैसा ट्रांजैक्शन बैलेंस है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा 1 माइनस टी एंड तक जो पूरा महीना बीत जाएगा ग्रेजुअली, तो उसके पास क्या बचेगा, सारा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, डिक्लाइन टू ज़ीरो। फिर वो 1 से, मतलब वाई से 0 तक का उसका सफ़र होगा। ये दिख रहा है, ठीक है। तब जब हमें, अब इस सिचुएशन में जब हमें, ब्लर तो नहीं है, इस सिचुएशन में हमें जब एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब ऑन एवरेज जब हमें देखना है, ऑन एवरेज कितना पैसा इंसान के पास रहता है ट्रांजैक्शन बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, वो हमें देखना है। तो हम पूरे एंटायर फंक्शन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको हम इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो जो हमारा एवरेज बैलेंस निकलेगा y/2। तो इस रिज़ल्ट का क्या मतलब है कि ऑन एवरेज एक इंसान अपने इनकम का हाफ रखता है। मतलब कि अगर किसी को 100 रुपीज़ महीने के शुरू में मिल रहा है और वो इवनली अपना पैसा खर्च कर रहा है, तो जो उसका एवरेज कैश बैलेंस है वो 50 है, क्योंकि स्टार्टिंग में 100 है, और एंड में 0 है। महीने की शुरुआत में उसको 100 मिला है और महीने के अंत में उसको 0 ही होना है, तो इसका एवरेज तो ऑब्वियसली 50 ही होगा, समझे। इन केस तो कोई सोच रहा है अच्छा ये 1 और 0, सॉरी, इन केस अब समझ में आ गया होगा ये y/2 कैसे आया, तो इसको इंटीग्रेट करके देख लो, है ना। y, तो 1 को इंटीग्रेट करोगे, ऐसे कर लो y t माइनस t²/2, और 1 वैल्यू रख दो, 0 का तो पता ही है, तो हो जाएगा y ठीक है, y कांस्टेंट है तो y बाहर रहेगा,
रहेगा ना, वाई बाहर हो जाएगा, 1 माइनस टी, तब फिर ऐसे करके हम y/2 निकालेंगे। और हम इंटीग्रेट क्यों करते हैं? इंटीग्रेट हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं उस चीज़ के लिए जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, क्योंकि महीने की शुरुआत में हमारे पास अगर 100 रुपये हैं और एंड में 0 होने हैं तो कंटिन्यूसली स्पेंड हो रही है ना, तो जब हमें एवरेज ट्रांजेक्शन बैलेंस निकालना था तो हमने ऐसे किया। तो ये हो गया हमारा एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू बैलेंस। यहाँ हमने कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इक्वेशन बनाया था। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस है जिसे हम कैश और बॉन्ड में डिवाइड करते हैं। टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस का एवरेज देखेंगे तो ये आएगा, बट हम टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक कैश है एक बॉन्ड है। तो अब जो कैश और बॉन्ड, इसका भी तो एवरेज होगा ना ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जो हम रखते हैं, जो इंटायर पीरियड में एवरेज हमारा बॉन्ड होल्डिंग है और एवरेज हमारा कैश होल्डिंग है, तब हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम डिफाइन करेंगे, ये हमारा टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस है। अब ये बी और सी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मतलब जैसे हमने एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस देखा था, वैसे अगर हम एवरेज बैलेंस बॉन्ड होल्डिंग देखेंगे तो वो भी इसी फॉर्म में आएगा ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। और एवरेज जब हम सी देखेंगे तो वो भी इसी फॉर्म में आएगा, सही है। तो जब हम ये दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा एवरेज ट्रांजैक्शन बैलेंस आएगा, जो है y/2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज बॉन्ड होल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, एवरेज कैश होल्डिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम है, वो y/2 है। तो एक तो ऐसा करना हमें ये इंश्योर कर रहा है, मतलब ये इंश्योर्ड है कि जो इंसान का वेल्थ है या जो ट्रांजैक्शन बैलेंस है वो फिक्स्ड है, हर महीने उतना ही आना है। तभी तुम डिसाइड कर पा रहे हैं ना कि ये कितना हम कैश में रखना है और कितना हमें बॉन्ड पे रखना है करके। और क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है इसमें, कि हमें ये पता है कि जो इंसान है टॉपिंग के अकॉर्डिंग वो बॉन्ड और कैश में पैसे रखेगा, तो वो ऐसे रखेगा ना कि जो रिटर्न उसे बॉन्ड पे मिल रहा है और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसे देना है वो बैलेंस रहे। मतलब वो इस तरीके से बॉन्ड होल्डिंग और कैश होल्डिंग को मैक्सिमाइज़ करेगा, अपना टोटल अर्निंग मैक्सिमाइज़ करने के लिए, सॉरी, इसको टोटल अर्निंग मैक्सिमाइज़ करने के लिए इस तरीके से चूज़ करेगा बॉन्ड होल्डिंग और कैश होल्डिंग को, कि उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम रहे और जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है वो ज़्यादा रहे। मतलब मैक्सिमाइजिंग, इसका क्या मतलब हुआ? मैक्सिमाइजिंग क्या चीज़ ज़्यादा है? रिटर्न, रिटर्न ऑन बॉन्ड ज़्यादा है माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये जो वैल्यू है इसको मैक्सिमाइज रखें। रिटर्न ऑन बॉन्ड को ज़्यादा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम। तो जब हम इसको एक नज़र में देखना चाहते हैं तो कि कौन सी वैल्यू हमने मैक्सिमाइज़ की है, वो वैल्यू हमने मैक्सिमाइज़ की है जिस पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है जितना, और माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये जो वैल्यू है हम इसको मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। अब आओ डायग्राम खेलते हैं। चलो डायग्राम खेलते हैं। तो डायग्राम में हम देखेंगे ऑप्टिमम और नॉन ऑप्टिमम। ऑप्टिमम नॉन ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमम पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि टॉबिन ने दो चीज़ें बोली है, एक बॉन्ड और एक कैश। इन दोनों के फॉर्म में हमें ट्रांजैक्शन अमाउंट, अपना मतलब टोटल अमाउंट रखना है जो हमें मंथली बेसिस पे मिल रहा है। तो हम ऐसे रखेंगे ना कि हमें ज़्यादा लॉस भी ना हो और फ़ायदा भी बढ़िया हो। तो उस हिसाब से जब हम बॉन्ड और कैश को मैनेज करेंगे तो वो हमारा ऑप्टिमम मैनेजमेंट होगा। और जो नॉन ऑप्टिमम होगा वो उस तरीके से मैनेज नहीं हुआ रहेगा। वो हो सकता है बॉन्ड को उसने ख़रीदने में देर कर दिया या कम टाइम पीरियड के लिए ही बॉन्ड रखा, तो जितना रिटर्न उससे पूरे महीने मिल सकता था कैश के साथ साथ उतना नहीं मिला। इस तरीके से नॉन ऑप्टिमम कंडीशंस बन सकते हैं। तो हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास टोटल अमाउंट, तो 0 और 1 कर लेते हैं। ये हमारा ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट इन टी,
अभी देखो क्या हुआ कि 0 टाइम पीरियड पे पैसा आया, लेकिन वो पैसा इंसान ने तुरंत बॉन्ड या कैश में कन्वर्ट मतलब डिवाइड नहीं किया। उसके पास पैसा आया T1 टाइम पीरियड पे, T0 पे सारा पैसा उसके पास आया। अब उसने सोचने में टाइम लिया, उस पर्सन ने सोचने में टाइम लिया, और थोड़े टाइम बाद बॉन्ड उसने लिया T1 टाइम पीरियड पे और T2 पे बेच दिया सपोज। ये बॉन्ड ले लो, ठीक है। अब उसने टाइम T1 पे लिया, T2 पे बेचा। इनिशियल जो टाइम था उसने वेस्ट किया। तुरंत अगर वो ले लेता बॉन्ड या तुरंत उसने इन्वेस्ट कर दिया होता, तो जो उसको लॉस हुआ मतलब जो रिटर्न उसे मिल सकता था वो रिटर्न उसे नहीं मिला। उसने लेट स्टार्ट किया और T2 पे बेच भी दिया उसने। तो ये ऑप्टिमम लेवल नहीं हुआ। ऑप्टिमम लेवल के लिए क्या करेगा वो, एकदम सेंट्रल सुंदर रेक्टेंगल बनाएगा सेंटर पे। ये T2 पे बेचेगा, ये T1। अब यहाँ पे T1 है, T0 नहीं, मतलब यहाँ पे उसको पैसा मिला जो जैसे उसने T1 पे स्टार्ट किया था ना बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना, तो वो तुरंत उसको पैसा मिलते ही वो बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेगा। ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया ऑप्टिमम, नॉन ऑप्टिमम। नेक्स्ट, और इसका एग्जांपल हम ग्राफिकली देखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा तरीका होता है नॉन ऑप्टिमम करने का। सपोज़ कि उसने लिए, जैसे उसने ना उसके पास पैसे आते ही उसने बॉन्ड पे लगा दिए। इन दैट केस यहाँ से शुरू होगा, पैसे आते ही उसने लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसने टाइम के पहले बेच दिया, उसने टाइम के पहले बेच दिया। आपको बताते हूँ, पहले मैं चित्र बना लूँ। क्या फाइल, ये सही लग रहा, ये ठीक लग रहा, ठीक। अभी चार्ट ये वाला जो है ये नॉन ऑप्टिमल दिखा रहा है शेड्यूलिंग, ये दिखा रहा है ऑप्टिमल। थोड़ा स्क्यूड है, मतलब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक बैड शेड्यूलिंग है। बैड शेड्यूलिंग का मतलब यहाँ पे जो एक बॉन्ड का ब्लॉक है वो बहुत तुरंत, मतलब एक तो तुरंत लिया गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसको पूरी तरीके से खर्च कर दिया गया। और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो इसके बाद बचा वो सिर्फ कैश होल्डिंग पे चला गया। तो इस पीरियड पे जो वो यील्ड कर सकता था इंटरेस्ट, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि अब ज़ीरो बॉन्ड होल्डिंग है। तो जो शेडेड रीजन है बॉन्ड होल्डिंग का जिससे इंटरेस्ट अर्न हुआ वो स्मॉल हो गया, बहुत कम बेनिफिट इसको मिलेगा। और ये इधर जो हमारा है ये हमारा ऑप्टिमल शेड्यूलिंग है, इसमें हमें बेस्ट अरेंजमेंट दिख रहा है दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में। जो दो कन्वर्जन होगा हमारा, जो दो कन्वर्जन इवेंट हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉन्ड और कैश के बीच में, वो हमारा ऑप्टिमल दिखा रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि जो दूसरा, ये जो दो पैनल्स हैं ये क्या इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ कन्वर्जन है, सपोज नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स n है, वो फिक्स्ड है यहाँ पे कि इतना हमें बॉन्ड पे लेना है, इतना हमें कैश पे लेना है। हमें टाइमिंग चूज़ करना है कि किस टाइम पे हम कन्वर्जन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम इंटीग्रल एरिया या मैक्सिमम इंटीग्रल, ये जो एरिया है ना, मैक्सिमम
दोबारा ब्लर हो जा रहा है। मैक्सिमम इंटीग्रल एरिया मतलब जो मैक्सिमम बॉन्ड का एरिया वो हम ऑब्टेन कर सकें, बस इतना ही, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिंपल सिंपल, ऑप्टिमल नॉन ऑप्टिमल, मैक्सिमम ऑप्टिमल इंटीग्रल एरिया हमें ऑब्टेन करना है, दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात ये ना, फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन पे डिपेंडेंट है। हमने 2 ही ट्रांजेक्शन किए हैं ना, फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन पे डिपेंडेंट है ये। इस केस में टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि हम पहले ले लें बाद में ले लें, वो टाइमिंग भी बहुत इफेक्टिव होता है कि कब हम ले रहे हैं और कब हम बेच रहे हैं। अगर हम जल्दी खरीद लें और लंबे समय तक रखें तो मैक्सिमाइज हम अपने इंटरेस्ट को करेंगे। अब इन केस नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन बढ़ जाते हैं, 2 की जगह 3 हो जाते हैं। मतलब जैसे हम 2 टाइम पीरियड पे हो रहा था ना, एक T1 पे ले रहे थे, T2 पे हम बेच रहे थे। सपोज़ अब हम 3 टाइम पीरियड पे डिवाइड करते हैं कि 1/3, 2/3 और 1 इक्वली हम जो ट्रांजेक्शन है 3 बार कर लें, 3 ट्रांजेक्शन कर लें, तो टाइम पीरियड जो होगा उसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो वो 3 भाग क्या होगा, T1, T2, T3 सपोज़। तो अपना हो जाएगा क्या, ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 1 पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ तक ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये 1। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन बढ़ गए, तो ये फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन हमें पता थी। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, तब फिर हम देखते हैं तब क्या होगा। हम 0 से y जब हम इनकम को ले रहे थे तो एवरेज हमने क्या निकाला था, y/2। और टाइम पीरियड भी हमारा 1/2 और 1 था, ऐसे 0, 1/2 और 1 ऐसे चल रहा था। अब चलेगा एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, ठीक है। 1/3, 2/3 और 1, ये है तुम्हारा T2, ये है तुम्हारा T3। सिमिलरली ये हमारा, जैसे यहाँ पे y/2 है तो यहाँ पे 1/3 रहेगा, 2/3 रहेगा। y/2 ही रख दो, इस पर हमें देखना है। T ये हमारा BT, बस सिंपल। ये जो इमेज है, ये जो डायग्राम है, ये क्या बता रहा है कि कैसे जो लोग हैं वो ऑप्टिमली अपना स्केड्यूल करें पूरा ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बॉन्ड टू मैक्सिमाइज इंटरेस्ट अर्निंग एंड टू मिनिमाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो पहले टॉबिन ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो टाइम है ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, जो टाइम है वो इस तरीके से सेट होना चाहिए कि हमारी अर्निंग मैक्सिमाइज हो। टाइमिंग का ही खेल था इधर। और जो एवरी कन्वर्जन होता है कैश से बॉन्ड में, वो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। ये 2 पॉइंट हमें पता चला कि जितना जल्दी हम स्टार्ट करें, यहाँ हमने जल्दी स्टार्ट नहीं किया था तो प्रॉब्लम हुआ था, तो जितना जल्दी हम स्टार्ट करें उतना अच्छा। अब अर्ली कन्वर्जन, अब हमने बॉन्ड ले लिया, लेकिन बॉन्ड जल्दी लेने के बाद अगर हम उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। हमें एज़ लेट एज़ पॉसिबल उसको कन्वर्ट करना आइडियली, ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो जो बॉन्ड को, इसका मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल ख़रीदो और तभी बेचो जब नेसेसरी हो। जल्दी, टाइम के जल्दी बेचने का नहीं। जितना जल्दी हम बॉन्ड, जितना देर तक हम बॉन्ड रखेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है टॉबिन में, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है जो लिखना है हमें, ये टॉबिन का, अच्छा ये 2 पॉइंट सॉरी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम किस नाम से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ऑप्टिमल, ऑप्टिमल scheduling of
ट्रांजैक्शन, ऑप्टिमल स्केड्यूलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब, अच्छा अब समझ लो। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केस 1 केस 2 अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स को अगर हम देखें n, अब हम एक वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि फॉर्मुलेट करने में ईजी हो, n इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ n हियर, n इज़ हाउ मैनी टाइम्स पीपल एडजस्ट देयर बॉन्ड होल्डिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम टू बैलेंस बिटवीन कैश और बॉन्ड। अपने पैसे को कैसे वो बैलेंस कर रहे हैं, कितनी बार वो बताएगा। जैसे सपोज़ हमारे पास 30,000 रुपये है और सारा का सारा पैसा कैश में रख लिया, तो कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, उस पर हमारा n 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार हमने इन्वेस्ट किया, महीना जब शुरू हुआ, महीने के स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्ट किया, तो वो हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 1, और महीने के आखिरी में उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम महीने के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं टू गेट कैश, और थोड़ा सा आधा मतलब बेच रहे हैं और बाकी हम एंड में बेच रहे हैं, मतलब हम 2 बार कन्वर्जन कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 2। तब हाफ मिड वे पे हम इसको कैश को कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर बाकी हम एंड में बेचेंगे। 2 कन्वर्जन पॉइंट आया, वहीं पे अब हम 3 कन्वर्जन पॉइंट ले लें कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 1/3, 2/3 और 1, तो ये n इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। ठीक है, अब जो n है वो टाइम को इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड करता है। जैसे सपोज n हमारा 3 है, कन्वर्जन 3 होना है, तो वो टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, माने 1/3, 2/3 और 3/3, 1/3, 2/3 और 3/3। टाइम पीरियड को 1/n फॉर्म में डिवाइड कर सकता है अगर हम n को इस तरीके से अलग से डिस्टिंग्विश। n हो गया। अब इसके बाद हम देखते कि हर ट्रायंगल में ये हमारा पूरा ट्रांजैक्शन बैलेंस है, पूरा कैश का अमाउंट है जिसमें से बॉन्ड का अमाउंट हमने हटाया। तो अगर हम कैश का एरिया अगर हम देखने जाएं, तो पूरे ट्रायंगल का अगर हम एरिया देखने जाएं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू बेस। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो बेस क्या है, हाइट क्या है, बेस है हमारा 1/n, हाइट है हमारा y/n, y/n 1/n, y/n 1/n, 1/n 1/n, y/n y/n 1/2। ये है हमारा पूरा कैश का एरिया, विच इज़ y/2n का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कैश के बारे में बात करनी है ना, तो टोटल कैश एरिया कितना होगा, 1 2 3, 3 इंटरवल के हिसाब से, 1 2 2 इंटरवल के हिसाब से, 1 2 3 3 इंटरवल के हिसाब से। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ये है हमारा टोटल कैश एरिया एंड एवरेज कैश होल्डिंग। इसका हो जाएगा y/2n। ये है हमारा एवरेज कैश होल्डिंग, टोटल कैश होल्डिंग अपॉन एवरेज कैश होल्डिंग। ठीक है, एवरेज बॉन्ड होल्डिंग हमें पहले से पता है, सॉरी जो टोटल ट्रांजैक्शन होल्डिंग है T इज इक्वल टू क्या था, ये y/2 था। बॉन्ड होल्डिंग का फॉर्मूला अगर हमें देखना है तो हम बाकी फॉर्मूलाज को पुट कर देंगे, तो बॉन्ड होल्डिंग कितना निकलेगा अपना, एवरेज बॉन्ड होल्डिंग y/2n।
ठीक है। अब जो रेवेन्यू, ये हमारा बॉन्ड होल्डिंग है, ठीक है, एवरेज बॉन्ड होल्डिंग है। इस बॉन्ड होल्डिंग से जो हमें इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे उसको हम इनटू जो अर्न करेंगे रिटर्न इनटू आर कर सकते हैं, मतलब ये रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं। तो जो हमारा रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू ऑन बॉन्ड होल्डिंग, ये हो जाएगा आर। ये हो गया रेवेन्यू ऑन बॉन्ड, ये हो गया एवरेज बॉन्ड होल्डिंग। अब आया हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कहाँ गया जी, ये कॉस्ट हमने यहाँ पे लिख रखा था। तो सपोज़ हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, सपोज़ ए है, हर ट्रांजैक्शन का एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वो ए है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं, वो है एन। तो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस हिसाब से क्या होना चाहिए, एन इंटू ए, ठीक है। अब जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, मतलब जो हमारा टोटल अर्निंग है, टोटल फ़ायदा रिटर्न है, उसमें से अगर हम कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वो हमारा नेट रेवेन्यू बन जाना चाहिए। तो इस हिसाब से वो हो गया ये नेट रेवेन्यू प्रॉफिट। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी तुम लोग ने टीआर वाला ग्राफ जब पढ़ रहे होगे तो इस सिंबल का यूज़ तब किया होगा, और भी बहुत जगह किया होगा। 2n वाई आर माइनस एन। इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ कर दें तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि एन भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, इन्वर्सली नहीं है, प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसके एक मिनट, अगर हम ये बढ़ा दें, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ करते हैं तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, माइनस में। ये इसकी वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये तो कम हो ही जाएगा, बट फिर यहाँ भी तो ये है। हाँ, दोनों दोनों में, इधर प्लस में इधर माइनस में। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने नंबर, इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अगर हमने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ कर दिए तो एक तरफ तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करेंगे और दूसरी ही तरफ हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट में स्पेंड भी ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे जब हम एन इंक्रीज़ करेंगे, जो जो इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन होगा यही होगा कि जब हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो हम मोर इंटरेस्ट, मोर रेवेन्यू हम अर्न करते हैं, विच इज़ ट्रू, बट ऑल्सो हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज़ करते हैं। तो जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन एन होगा, वो ऑप्टिमल नंबर होगा, वो मैक्सिमाइज़ करेगा, जो नेट रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करेगा। ये होगा उसका ऑप्टिमल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब टॉबिन ने अपने मॉडल को फिर रिफ़ाइन किया। उसने, मतलब ये तो फिक्स्ड कॉस्ट ए पे हमने बात की ना, तो अब हम रियल लाइफ में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, जिससे हम बी एक्स के नाम से जानते हैं। ए तो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास है। स्टार्टिंग में हमने शुरू करने से पहले इसी के बारे में पढ़ा था, जिस पे बी हमारा क्या था, पढ़ा था ना, बी एक्स। इसमें बी क्या था हमारा, बी है हमारा कॉस्ट, जो ट्रांसफ़र करने पे हर $1 के या हर अमाउंट के ट्रांसफ़र करने का जो कॉस्ट है वो बी है। एक्स तो अमाउंट है जिसे हमें बॉन्ड और कैश में कन्वर्ट करना है। अभी सपोज़ कि हर $1 का कॉस्ट बी है, हर $1 को ट्रांसफ़र करने का कॉस्ट अगर बी है, तो अगर हम राउंड ट्रिप करें, मतलब बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग दो हुआ ना, राउंड ट्रिप हुआ ना, तो जो टोटल कॉस्ट होना चाहिए वो हमारा $2 होना चाहिए। अगर $1 को ट्रांसफ़र करने का कॉस्ट अगर बी है, बी तो वेरिएबल है ना, $1, अगर ये एक्स हमारा $1 है और इसको ट्रांसफ़र करने का अगर बी है और हम इसको राउंड ट्रिप करते हैं, एक बार ख़रीदते हैं एक बार बेचते हैं, तो जो कॉस्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर तभी,
बॉन्ड खरीदेगा जब जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट से ऊपर हो। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो 2b से ज़्यादा होना चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम 2b होना चाहिए, तभी काम आएगा। उसके नीचे चला गया तब तो कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, हम कन्वर्ट ही क्यों करेंगे। ठीक, अभी तक हम फिक्स्ड कॉस्ट लेके चल रहे थे, अब हम वेरिएबल कॉस्ट पे आ गए। वेरिएबल कॉस्ट पे आ गए तो अब प्रोपोर्शनल चल रहा है कि अमाउंट को जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनल कॉस्ट चल रहा है। तो जैसे हमने नेट रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखा था वाई आर, तो प्रोपोर्शनल कॉस्ट की वजह से जो हमारा आर है इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस 2b, क्योंकि पहले हमारा फिक्स कॉस्ट था। अभी ये वाला कॉस्ट भी है कि जो हम ट्रांसफ़र करेंगे बॉन्ड और कैश में, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा कटेगा, कॉस्ट आएगा ना उसका भी, तो उसको 8 से माइनस करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं एन आर माइनस 2b। ठीक है, अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। आर हम अगर बाहर निकाल देंगे तो आर से इधर भी डिवाइड करना होगा, आर से इधर भी डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 2b बाई आर। अभी सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। इससे लिख लेते हैं नेट रेवेन्यू वन अपॉन आर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम नाम दे देते हैं इफेक्टिव बिगनिंग बैलेंस। ये हो जाएगा एन माइनस ये पूरा वाई इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n आर। सही है। अभी इफेक्टिव बैलेंस क्या कह रहा है, टोटल में वाई ई एफ एफ, ये हमारा इफेक्टिव बिगनिंग बैलेंस है, वो प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम जो हम इफेक्टिवली इंटरेस्ट अर्न करता है, टोटल आफ्टर अकाउंटिंग फॉर लाइक टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जब हम टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे देते हैं उसके बाद जो हमारा पोर्शन ऑफ टोटल इनकम है जो इफेक्टिवली हमें फ़ायदा देता है उसे हम इस नाम से पुकारेंगे। ठीक, कहने का मतलब टॉपिक लगता है कि इसको लिख ही देते हैं, व्हेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर साइज proportional the schedule must be adjusted। सही बात है। और फिर क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ ऑल इनकम वाई एट टाइम 0, मतलब इनिशियल टाइम से जब हम स्टार्ट करेंगे, इनिशियल टाइम टी पे सारा का सारा इनकम उठाने से अच्छा है कि हम अलग करते ना, इफेक्टिव बिगिनिंग बैलेंस को अलग करते, जिससे हमें इंटरेस्ट अर्न करना है आफ्टर पेइंग कॉस्ट। ये सब कब आया, जब हमने वेरिएबल कॉस्ट लाया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो हर ट्रांजैक्शन में हमें देना पड़ता है। तो जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तब ये सारे चेंजेस आए कि अब हमें इसको भी कंसिडर करके ध्यान में रख के फॉर्मुलेट करना है। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग, अब हम सारा का सारा इनकम को लेने की जगह हम क्या करेंगे, इफेक्टिव बिगिनिंग बैलेंस, जो कि थोड़ा स्लाइटली स्मॉलर होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वाई पूरा अगर
इनकम है तो वाई से तो स्मॉलर ही होगा। तो उसका फॉर्मूला है हमारा वाई ये हमारा क्या है, इफेक्टिव बिगनिंग बैलेंस है। और ये क्या इंश्योर कर रहा है कि जो पर्सन है वो बॉन्ड को एज लॉन्ग एज पॉसिबल होल्ड करे और कन्वर्जन को एफिशिएंट करे और मिनिमाइज करे दोनों टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। अब सपोज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो गए, जैसे अगर बोथ प्रोसेस को जो स्टार्टिंग अमाउंट और एंडिंग अमाउंट है ये कई बार अगर रिपीट हो जाए तो क्या होगा कि ये सेम प्रपोर्शन जो है सेम, और ये दोबारा ये एडजस्टमेंट दोबारा हो तो अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाता है। जैसे हो जाता है कहने का मतलब जैसे ये है ना b इंटू एक्स, ये हमने सपोज किया जब हमने बॉन्ड खरीदा तब ये कॉस्ट जो आया हमारा b इंटू एक्स, ये वेरिएबल कॉस्ट। फिर जब हमने बॉन्ड को बेचा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आया b इंटू एक्स, मतलब ये आया 2bx। ये एक राउंड ट्रिप पे चला गया, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है वो उसने हमारी इनकम को सिर्फ एक बार रिड्यूस नहीं किया, 2 बार रिड्यूस किया ना। एक बिगिनिंग में रिड्यूस किया खरीदते समय और एक एंड में रिड्यूस किया बेचते समय। तो जो इम्पैक्ट है मेरे एवरेज बॉन्ड होल्डिंग पे वो 2 बार पड़ा ना। तो जब कोई चीज़ बोथ साइड पे लग रही होती है इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे, तो हम इसको ऐड करके नहीं बताते, हम इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में बताते हैं। तो क्योंकि हम इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में बताते हैं तो जब हम एक बार एडजस्ट कर रहे हैं वन प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट को हमने अगर इस फॉर्म में शो किया तो अब हम अलग अलग मतलब दोनों फेस के लिए, बाइंग और सेलिंग फेस के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो टॉबिन ने बोला है जनरलाइज फॉर्म में, जनरलाइज करके कि जनरल फॉर्मूला दैट वर्क्स फॉर एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बट दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो उस केस में हमारा एवरेज बॉन्ड होल्डिंग हो जाता है ये हमें बताता है कि कितना हमारा एवरेज बॉन्ड होल्डिंग है, जिसमें कि जब भी इंक्रीज़ होगा मतलब जो कॉस्ट स्मॉल भी इंक्रीज़ होगा, कॉस्ट पर डॉलर इंक्रीज़ होता है तो ये जो टर्म है ये बड़ा हो जाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो ये पूरा ब्रैकेट छोटा हो जाता है। ऑब्वियसली अगर जिस चीज़ से माइनस कर रहे हैं उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो 1 से उसको माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू छोटी ही ना हो जाएगी। ये मतलब हुआ। इसका मतलब कि जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होता है तो लोग अपने पास कम पैसे इन बॉन्ड रखते हैं। जब हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगा तो लोग अपने पास कम ही पैसे रखेंगे ना। तो ये ट्रांजैक्शन हम ये वेरिएबल कॉस्ट है ट्रांजैक्शन में, अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर ये पूरी वैल्यू घट जाएगी। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होता है तो कॉस्टली हो जाता है। तो जब ओवरऑल रेवेन्यू की तो हमारा एवरेज बॉन्ड होल्डिंग है, फिर जब हम ओवरऑल रेवेन्यू की बात करेंगे इसी टर्म में तो हम कैसे लिखेंगे इसको, और जब हम नेट रेवेन्यू की बात करेंगे तब हम क्या लिखेंगे इसको, चलो भाई ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। अब मान लो हमें नेट प्रॉफिट निकालना है जब n इज इक्वल टू 2 है। n इज इक्वल टू 2 होगा तो इसको हमें इसमें भी डालना होगा। जब हम इसमें डाल के
ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 वाई आर 1 माइनस 2b अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये आएगा। नेट फॉर्म में डालना है ना, तो ये n भी तो 2 हो जाएगा, तो हम इससे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/4 वाई आर 1 माइनस 2b अपॉन आर का होल स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, अब ये नेट रेवेन्यू है दो ट्रांजैक्शन का, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 लिखा है। और जब दोनों ही ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल ना हो या ब्रेक इवन ना हो, तो और हम इसको नेट रेवेन्यू को हम ज़ीरो बोलेंगे। नेट रेवेन्यू मतलब जो रिटर्न हमें मिलना है, अगर वो फ़ायदेमंद ना हो तो वो ज़ीरो हो जाएगा ना। इन दैट केस, जैसे एक केस यहाँ पे ख़त्म, ये उस केस में हुआ जब n इज़ 2। ठीक है, अब n इज़ 2 के बाद अच्छा हम नेट 2 को सेट करेंगे 0 पे। और ये कब होगा? जब टॉबिन ने क्वेश्चन पूछा, मान लो टॉबिन ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है कि जब दो ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल ना हो तब क्या होगा। तो उस केस में हम जो नेट रेवेन्यू हमारा है वो ज़ीरो होगा, तो हम उसको 0 पे सेट करके हम देखते हैं। ये हो जाएगा 1/4 अब हम a के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर a, तो 2a विल बी r square, a will be sorry भैया, ये लिख देते हैं। ये है a, इसका मतलब दिस इज एग्जैक्टली 1/8 वाई आर 1 माइनस 2b अपॉन आर का होल स्क्वायर। मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है जब दो ट्रांजैक्शन जस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे हो। ब्रेक इवन पॉइंट पे हो मतलब घाटा भी ना हो और फ़ायदा भी ना हो। ज़ीरो जब हो नेट प्रॉफिट, ना घाटा ना नुकसान, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिटर्न के बीच का डिफरेंस ज़ीरो उस केस में। तो n इज इक्वल टू 3 के केस में 1/12 नेट रेवेन्यू इज 2n वाई आर 1 माइनस 2p होल स्क्वायर। टोटल रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू। अब बताओ मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू यही होता है मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला। ये लिखो कि मेक्स एक्सपेंसिव, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जब इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ, देखो जो आर है, अगर हम आर ज़्यादा रखेंगे, हायर आर का क्या मतलब होता है कि कैश अपने पास रखना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम मिस आउट कर रहे हैं इंटरेस्ट पे। तो लोग चाहेंगे कम कैश रखना और बॉन्ड पे ज़्यादा इंक्रीज़ करना, तो उसके लिए वो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज़ करेंगे, ताकि जो पैसा है वो इंटरेस्ट अर्निंग के अकॉर्डिंग बैक एंड फोर्थ चलते रहे कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिले। तो ये क्या है? ये तो हमारा नेट प्रॉफिट है, ये मार्जिनल है, तो ये क्या है?
ये है एडजस्टमेंट फॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आफ्टर पेइंग फॉर बोथ बाइंग एंड सेलिंग। तब ये क्या है, ये हमें दिखाता है गेन फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन, मतलब मार्जिनल है ना, नाम ही मार्जिनल है तो क्या बोलेंगे, मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो धीरे धीरे वो डिमिनिशिंग वैल्यू देती जाती है। तो ये हमें दिखाता है कि गेन फ्रॉम वन मोर ट्रांजैक्शन गेट स्मॉलर एज एन इंक्रीजेस। मतलब अगर एन की वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम ज़्यादा अर्न करेंगे बाय एडिंग अनदर ट्रांजेक्शन। बट अगर एन की वैल्यू लार्ज होगी, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या होगा, गेन कम होते चला जाएगा, मार्जिनल वैल्यू है ना। अब जो हमने वहाँ पे किया था उसके बारे में बात करेंगे कि टॉपिन का 4 पॉसिबल आउटकम होगा। पहला होगा जब ये कि जब कॉस्ट हाई होगा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो हमें ट्रांजैक्शन करना, 2 ही ट्रांजैक्शन करना भी हमारे लिए लॉस होगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ इस समय होगा कि हम मनी को कैश फॉर्म में रखें, एन को 0 रखें। केस 2 होगा हमारा जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम, मतलब स्मॉलर होगा। ये स्मॉलर होगा अब कॉस्ट स्मॉलर होगा, इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्मॉलर होगा, तब हम ट्रांजैक्शन करना हमारे लिए फेवरेबल है। लेकिन ज़्यादा करना नुकसानदायक है। मतलब अब अगर हमने 3 बार ट्रांजैक्शन किया, सपोज़ अभी 2 बार हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए पहला केस था जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा थी तो हमें नुकसान हो रहा था। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को स्मॉलर कर दिया तो हमारा ट्रांजैक्शन करना प्रॉफिटेबल है। बट अगर हम ज़्यादा करते जाएंगे तो अभी में नुकसान है, 2 की जगह 3 कर देंगे तो 3 वाला ये हो जाएगा, तब अभी हमें नुकसान है। तो बेस्ट प्लान क्या होगा कि हम एग्जैक्टली 2 कन्वर्जन करें, एक खरीदें एक बेचें। उस केस में n=2 होगा। ठीक, अब एक केस है जिसमें होगा, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट आर लो, माने तीसरे वाले ट्रांजैक्शन से भी कम, मतलब तीसरा वाला ट्रांजैक्शन पे भी हमें फ़ायदा मिले, ऐसा कॉस्ट होगा जब। तो अगर कॉस्ट स्मॉल होगा तब ये 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी फ़ायदेमंद होगा, तो लोग ज़्यादा पैसे कन्वर्ट करना चाहेंगे कैश और मनी के बीच में। तो क्या हो गया, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है और टॉबिन का इक्वेशन बनता है नेट रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में, तो हम क्या देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ करने पे दोनों टोटल और मार्जिनल वैल्यू राइज करती है। हायर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इन सिंपल वर्ड्स टॉबिन का आइडिया कह रहा है कि अगर लोग पैसा होल्ड करें, मतलब इवन इफ people only hold for spending, for transaction, the amount they choose to keep as cash depends on the interest rate, बिकॉज ज़्यादा इंटरेस्ट अर्निंग अगर उन्हें हो रहा है तो कैश रखने से उन्हें नुकसान होगा। बस इतना ही कहना चाह रहा है।
सिंपल ग्राफ में अगर हम देखेंगे, एक ग्राफ तो हम ऐसे बना देंगे, चलो एक टी आर का, एक टी सी का। टी आर हमारा रेवेन्यू कर्व है। रेवेन्यू कर्व माने जो इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे हैं, मतलब ये इंटरेस्ट रेवेन्यू कर्व के नाम से भी जाना जा सकता है। हर ट्रांजैक्शन से जो हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। पी सी हमारा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इनटू जो कॉस्ट है वो होगा। और इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम डिफरेंस वाला पॉइंट, वो ही हमारा ऑप्टिमल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को शो करेगा। ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा, जब मार्जिनल रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है हर ट्रांजैक्शन के साथ क्या कर रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है। ये है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया। तो एन रखो, कहने का मतलब तब तक ही हम कर सकते हैं, तब तक ही करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है ट्रांजैक्शन, जब तक कि वो जो कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर रेवेन्यू की लाइन रहे। उसके नीचे अगर चली गई तो हमें प्रॉफिट नहीं होगी, क्योंकि फिर कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा रेवेन्यू से। तो जो हमें स्टेटमेंट में अगर लिखना ही है तो उसको लिख सकते हैं कि मतलब विच ईच एडिशनल ट्रांजैक्शन वी डू ओनली इफ़ जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमें मिलेगा, अर्निंग रेवेन्यू, वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट के, तो ही, वरना नहीं। अच्छा, इसके बाद ये ट्रांजैक्शन अप्रोच था। इसके बाद स्पेकुलेटिव वाला ग्राफ पढ़ेंगे, जो कल क्लास में हम लोग कर रहे थे, इसके सेकेंड बाद। नेक्स्ट, अभी के लिए इतना ही।